नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमन प्रेजिके, जिसमें जैसे कि फ्रेंड्स आज है आपका 23 नवंबर और 23 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, जो कि सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्ट में आपके 50 जीके जिसके जो 50 जीके जिसके जो प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड शिफ्ट को। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है। तो कितने पाकिस्तान जो पुस्तक है वो लिखा गया है कमलेश्वर जी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका कमलेश्वर हो जाएगा। साथ में ये जो उपन्यास है आपका 2000 ईस्वी में लिखा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बताएं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूरा पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ है। तो पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भाग में। 1970 में लार्टेट नामक आपके वैज्ञानिक थे, यानी कि इतिहासकार थे, उसने ही पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका उत्तर पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। साथ में जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी आपका 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को पहले तो हम लोग पूरा पाषाण काल में विभाजित करते हैं, इसके अलावा पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग मध्य पाषाण काल में विभाजित करते हैं, साथ में आपका नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल को भी 3 भाग में और आपका पूरा पाषाण काल है इसको भी हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2023 में एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे दोस्तों वो आपका एसएससी एमटीएस का हो, एमटीएस का एग्जाम आपका 2 बार कंडक्ट हो चुका है, 2022 का भी और आपका 2023 का भी। साथ में सीजीएल का आपका 2023 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, प्री का और आपका मेंस का। साथ में आपको एसएससी सीपीयू का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था मार्च में 2022 का, फिर आपका 2023 का। इसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस का अगर आप पीओक्यू लेना चाहते हैं, यानी कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था, तो उन सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 75 रुपये में मिलने वाला है। ठीक है, अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ का सबसे बड़ा जो खास बात है वह है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाले गए हैं वो आपके एसएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही डाले गए हैं, जो एसएससी एग्जाम के द्वारा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मान लीजिए कि आपका पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा है जो कि होकर गुजरता है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि कौन से राज्यों में कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। तो उन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको एक ही क्वेश्चन में है जो कि दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम आगे होने हैं, जैसे कि जीडी है, आगे भी आपका सीजीएल का प्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मेहरुनिसा आपका किसका उपनाम है। मेहरुनिसा की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका नूरजहां का उपनाम था। ठीक है, नूरजहां को ही मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता है, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी थी। ठीक है, तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और नूरजहां को ही आपका मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता है। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की और अपनी नई और सुंदर पत्नी के समान जहांगीर ने उसी वर्ष उनकी शादी के समय नूर महल यानी कि महल की रोशनी की उपाधि दी, जबकि नूरजहां यानी कि दुनिया की रोशनी 5 साल के बाद 1616 में उपाधि दी थी। इसके बाद नूरजहां को मुगल काल की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से माना जाता है। उस समय मुगल शासन के पीछे की असली ताकत थी। ठीक है, तो मेहरुनिसा नूरजहां को कहा जाता है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, इसको भी याद रखना है। अगला है वर्देश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। मेरे ख्याल से वर्देश्वर मंदिर ना पूछा गया होगा, आपसे पूछा गया होगा बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर ही आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर तो हमने 1 साल से आपका एनालिसिस करा रहे हैं, तो कहीं देखने को मिला नहीं है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपसे पूछा गया होगा, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है जो कि चोल शासक हुआ था आपका राज राजा प्रथम। ठीक है, राज राजा प्रथम के द्वारा ही कराया गया था 11वीं शताब्दी में। ये जो मंदिर है आपका पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है। पहला मंदिर है जो पूरे विश्व में आपका ग्रेनाइट से निर्मित हुआ था। हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर में भी किस देवता को समर्पित है, तो ये दोस्तों आपके शिव भगवान को समर्पित है, इसको याद रखिएगा। इसे पेरुवेटेर कोविल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है मिजोरम के प्रशासन के बारे में कौन सा अनुसूची संविधान में वर्णित है। तो मिजोरम के प्रशासन के बारे में जो संविधान का जो 6ठी अनुसूची है, ठीक है, वो दोस्तों आपका मिजोरम के बारे में संबंधित है। मिजोरम के संविधान के 6ठी अनुसूची के संविधान का जो अनुच्छेद है आपका 244(2) और आपका अनुच्छेद 275(1), इन दोनों अनुच्छेदों के तहत खास प्रावधान है। इसमें आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया, सूबे के जनजातीय इलाकों के प्रशासन के बारे में उपबंध है जो कि व्यवस्था किया गया है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में होना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है वो दोस्तों आपका कहाँ होना है, तो ये आपका हरियाणा में होना है, जो कि आपका चौथा सत्र होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जाफना की पहाड़ी श्रीलंका के किस दिशा में स्थित है। ये जाफना की जो पहाड़ी है
वह श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तरी भाग हो जाएगा। श्रीलंका कई द्वीपों का क्या है, एक समूह है, जिसमें से मुख्यतः उत्तरी भाग में जाफना प्रायद्वीप का पश्चिम भाग है। डच औपनिवेशिक काल में कई द्वीपों का नाम डच भाषा में रखा गया था, जिसमें से कई द्वीपों का नाम आज भी डच भाषा में ही है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था, यानी कि HSRA, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो ये आपका 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता दें कि ये आपका पहली बात तो 1928 में कानपुर में दिल्ली में किया गया था, सॉरी, आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। लेकिन इसके पहले आपका इसका जो नाम था HSRA का, वो था आपका HRA, यानी कि आपका 1924 में जब आपका HRA का गठन किया गया था तो सिर्फ नाम आपका HRA था, लेकिन 1928 में आपका एस को इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। तो आपका HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में नाम परिवर्तित होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि बन गया था। 1924 में जो आपका इसका स्थापना हुआ था, तो ये आपका 1924 में कानपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल ने इसके द्वारा किया गया था। वहीं पर HSRA का स्थापना मुख्यतः आपका भगत सिंह का नाम आता है, तो भगत सिंह आपके ऑप्शन में होगा तो ठीक होगा, नहीं तो चंद्रशेखर आजाद तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका छऊ नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका छऊ हो जाएगा, छऊ हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, छऊ होगा। छऊ की बात करते हैं तो छऊ की बात तो करेंगे, उससे पहले पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी की बात करते हैं तो 2012 में छऊ नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। छऊ नृत्य की बात करते हैं तो छऊ जो नृत्य है आपका भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, भारत के संस्कृति मंत्रालय है, जिसके मंत्री आपके जी किशन रेड्डी जी हैं, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के तहत छऊ नृत्य को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। छऊ जो होता है वो आपका अलग अलग राज्यों में, अलग अलग 3 राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है या किया जाता है। जैसा कि आपका वेस्ट बंगाल में, जैसा कि आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, ये भी प्रश्न आज बन ही चुका था। वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा एक नाम आपका होता है झारखंड में, इसके अलावा एक आपका ओडिशा में, ठीक है। इस नामों को याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में इसको नामों से जानते हैं पूरी लिया छऊ के नाम से जानते हैं। झारखंड में हमें इसे सरायकेला छऊ के नाम जानते हैं, सरायकेला छऊ। ओडिशा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ODI में साल 2021 में सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाया है, तो राइट आंसर पॉल स्टिलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुरुगेगन बाधक कौन से राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अगला है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को डैश घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 24 घंटे हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर आपका मजिस्ट्रेट के समक्ष है जो कि प्रस्तुत किया जाना है। इसका जो वर्णन है आपका संविधान का अनुच्छेद 22 के सब क्लोज 2 में किया गया है। उसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, अन्यथा उसे गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। नेक्स्ट आपका है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है उसके लेखक आपके खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आगे भी होने की संभावनाएं हैं, तो याद रखिएगा। अगला है डॉलर बहू बुक किसकी है, तो डॉलर बहू आपकी श्रीमती सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर सुधा मूर्ति हो जाएगा। सुधा मूर्ति को भी हाल ही में पद्म पुरस्कार भी दिया गया है, तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि सुधा मूर्ति को 2023 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बता दें आपको कि आपके दिल्ली पुलिस में जितने भी आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपका एक तो ये पुस्तक लेखकों को आप सामने ही देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 पुस्तक लेखन आपके समक्ष पूछा गया है, ठीक है। तो पुस्तक लेखन से संबंधित हो गया। इसके अलावा आपका खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं के नाम हो गया। इसके अलावा आपका खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हो गया। ऐसे ना जाने कितने आपके टॉपिक्स का जो PDF बनाकर आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, आपके अपने ग्रुप में अमन प्रयाजी जिसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर जाना है और अमन प्रयाजी सर्च मारना है। 11,500 सब्सक्राइबर उसमें हो चुका है, तो आप लोग भी उसमें जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे भी और जो टॉपिक से प्रश्न आपके बनते जाएंगे उन सभी का टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही जाकर याद कीजिएगा। अगला है आपका वो पूछा गया कि तुम कुरु खनन बेल्ट कौन से राज्य में है, तो तुम कुरु जो खनन बेल्ट है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है, राइट आंसर कर्नाटक होगा। अगला है नूरजहां की उपाधि किससे मिली थी, मेहरुनिसा हो गया है। अगला है छऊ नृत्य कहाँ का है, तो आपको बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
क्या है? तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है एक आपका ऋण योजना है। ये योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है मुगल कौन से वंशज के थे? तो मुगल के माँ का वंशज सबसे पूछा गया था। तो देखिए तुर्की, मंगोल, मूल के तैमूर वंशी। ठीक है, अगर मुगल पूछा जाएगा तो आपका तैमूर वंशी हो गया था, हालांकि आपसे माँ का वंशज पूछा गया था। तो मुगल मध्य एशिया से तुर्क मंगोल मूल के तैमुरिद राजवंश की एक शाखा था। उन्होंने मध्य एशिया के 2 महान कुलों के वंश से जुड़े होने का दावा किया था। उनके पिता की तरफ से तैमूर वंश से जुड़े हुए थे और आपके माता की तरफ से आपके चौज खां यानी कि चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, तो याद रखिएगा चंगेज खां आपका राइट आंसर होगा। अगला है वो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो औद्योगिक नीति का जो पहला घोषणा है आपका सन 1948 में किया गया था, 6 अप्रैल का वो दिन था। इसके अलावा आपको बता दें औद्योगिक नीति 1947 को जब पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट आपका है जनगणना 2011 में कितने जिले हैं? ठीक है, यानी कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 640। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की संख्या आपका 640 है। इसके अलावा 5924 उपजिला है, 7935 आपका कस्बा है और 6 लाख से अधिक आपका गांव शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2011 का जनगणना की बात करेंगे तो आपका देश का 15वां जनगणना था। स्वतंत्रता के बाद आपका 7वां जनगणना था। ये जो आयोजित है 2 चरण में हुआ था, पहला मकान सूचीकरण, दूसरा आपका जनसंख्या का गणना। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कस्बों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कस्बा आपका उत्तर प्रदेश में है, कुल 670। गुजरात में आपका 190 है, महाराष्ट्र में आपका 347 है, मध्य प्रदेश में 368 कस्बा है। अगला है जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली से संबंधित है? जतिन गोस्वामी की बात करते हैं तो ये आपके सतरिया नृत्य से संबंधित है। जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य सतरिया के लिए जाना जाता है। सतरिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा, असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा सतरिया नृत्य से जुड़े जो प्रमुख और व्यक्ति हुए थे वो आपके श्रीमंत शंकर देव को याद रखिएगा। जो शंकर देव हैं, शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव इनका पूरा नाम है। और सतरिया नृत्य को विकसित करने का जो श्रेय है, विकास करने का जो श्रेय है आपके श्रीमंत शंकर देव को ही जाता है। अगला है लोहड़ी उत्सव कहाँ का है? तो लोहड़ी आपका पंजाब में मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका पंजाब होगा। अगला है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों का साक्षर होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का होना चाहिए, राइट आंसर आपका 50 होगा। अगला है आपका और लोकसभा में आपका 100। ठीक है, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में कम से कम 50। अगला है 44वां स्वतंत्र ओलंपियाड 2022 कहाँ हुआ था? तो ये आपका चेन्नई में आयोजित हुआ था। चेन्नई में 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2022 तक ये आयोजित किया गया था। अगला है पूछा गया था कौन तबला वादक नहीं है? 3 नाम दिए गए थे जिसमें से तीनों नाम आपके तबला से संबंधित है और एक नाम आपके कोई और से होगा, उसका आइडिया नहीं लग पाया है अभी तक। तो तबला वादक की बात करते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध, तो देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन जिन्हें कि 2023 में अभी हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड सम्मानित किया गया है। उस्ताद अल्लाह रखा खां हो गए, अमजद जन थिरकबा हो गया, चतुरलाल हो गए हैं, सामंता प्रसाद सिंह हो गए, गुदई महाराज हो गए, अनोखे लाल मिश्र हो गए, कंठे महाराज, किशन महाराज, संदीप दास, ये सभी का सम्मान आपके तबला से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक अपराधी स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो स्वयं के विरुद्ध गवाही न देना यह आपका अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 के सब क्लोस्टिन के मुताबिक किसी भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को खुद को दोषी ठहराए वाले बयान, सबूतों आदि को देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगला पूछा गया यूपी बिहार में किसका प्रदूषण फैलता है? ठीक है, यूपी बिहार नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पराली इसका राइट आंसर था, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। अगला है कितने वर्ष तक बच्चे को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है? तो 14 वर्ष तक बच्चे को। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। ये बताता है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, उसमें साफ साफ कहा गया है कि कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाने का प्रावधान है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान में काम पर नहीं लगाया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अगला है प्रिंट रिव्यू करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 इसका राइट आंसर था। सेव करने का शॉर्टकट को आपका कंट्रोल प्लस F था। इसके अलावा पूछा गया था ईमेल हेडर में क्या शामिल होता है? तो ईमेल हेडर एक HTML ईमेल में एक कोड स्निपेट है। इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता इनबॉक्स में ईमेल के मार्ग और विभिन्न प्रमाणीकरण विवरण के बारे में जानकारी होती है। अगला है हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस की। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का इतना ही क्वेश्चन मिल पाया था।
तो और लोग हैं जो फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम देकर आए हैं, आप लोग क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। बाकी आप लोग के पास व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम का आईडी भी है, तो वहाँ भी आप लोग बता सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में बात करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो फर्स्ट प्रश्न पूछा गया कि पाकिस्तान जो शब्द है उसके जनक कौन है, यानी कि पाकिस्तान शब्द का जो दिया था पहली बार किसने दिया था, तो ये दिया गया था आपका चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, चौधरी जो रहमत अली हैं उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। उनका जन्म 1933 में हुआ था। इन्हीं के द्वारा आपका पाकिस्तान शब्द का मैंने पाकिस्तान जो शब्द है आपका गढ़ा गया था। अगला है 1925 में सीपीआई का स्थापना कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सीपीआई की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसका स्थापना 1925 में होता है। कहाँ होता है, तो कानपुर में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका कानपुर होगा। अगला है 44वां शेष ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन आपका चेन्नई में हुआ था। लेकिन पूछा गया था आपसे इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, 1976 में हुआ था, जिसके माध्यम से आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लघु संविधान आपका 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। न जाने कितने संविधान संशोधन आपके इस वर्ष किए गए थे, इस कारण इसे लघु संविधान के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ईस्ट कोस्टल जो रेलवे है उसका मुख्यालय आपका भुवनेश्वर में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर होगा। अगला है सलमान रुश्दी की पहली पुस्तक कौन सी है, सलमान रुश्दी की पहली पुस्तक थी, उसका नाम था आपका ग्रामर्स, 1975 में लिखा गया था। तो सलमान रुश्दी के द्वारा ग्रामर्स पुस्तक पहली बार लिखा गया था। उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था आपका मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, और इनका ये दूसरा उपन्यास था। ठीक है, इन उपन्यास के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो सिलेंडर की बात करेंगे तो एलपीजी में आपको बता दें आपका प्रोपेन ब्यूटेन जैसी गैसें होती हैं, जबकि प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन और इथेन गैस होती है। ठीक है, अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है आपका मिनिमम किस राज्य का है, तो मैक्सिमम पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा आपका नागालैंड का है। आपका ये सबसे कम आपका पॉपुलेशन वहाँ पर इंक्रीज हुआ था, -0.58 हुआ था। ठीक है, सबसे माइनस में आप देख सकते हैं। इसके बाद केरल का हुआ था, फिर लक्षद्वीप का हुआ था, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हुआ था। अगला है पुरुषोत्तम दत्तीच को पद्म पुरस्कार 2020 के प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो आपका पुरुषोत्तम जो दत्तीच हैं उनको 2020 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। वो आपके भारतीय कथक नर्तक हैं, तो राइट आंसर कथक होगा। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मुख्यतः आपका उत्तर भारत में ये प्रचलित है। आपका स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील एक लोहा और कार्बन मिश्र धातु है। ठीक है, तो लोहा और कार्बन का क्या है, आपका मिश्र धातु है, जिसमें क्रोमियम कम से कम 11%, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, नायोबियम, मोलरियम आदि से अन्य तत्व होते हैं। ये तत्व जंग रोधी और दाग रोधी जैसे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। ये क्या है, तो एक आपका बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में घोषित किया गया था। इसके अलावा राज्य के बालाघाट और मंडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। ठीक है, इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क के अलावा आपका और भी क्या क्या पूछा जा सकता है उसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो पूछा जा सकता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा के अलावा आपका पूछा जा सकता है तुदुबा नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपका क्या गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है बांदी नेशनल पार्क कहाँ पर है। इन सभी को याद रखिएगा। काजीरंगा आपका असम में हो जाएगा, दुधवा आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका यूपी में हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में हो जाएगा। बांदी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में हो जाएगा। इस प्रकार न जाने कितनी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपको याद करने की जरूरत है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया कि 14वां जो दलाई लामा है उनके द्वारा एक आत्मकथा पुस्तक लिखा गया है, उसका नाम बताना था। तो इसका नाम था आपका द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसका नाम था। ठीक है, दलाई लामा की बात करते हैं तो दलाई लामा तिब्बती लोगों के द्वारा तेलुगु तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हट स्कूल के प्रमुख आध्यात्मिक नेता के लिए दिया गया एक उपाधि है। ठीक है, तो 24वें जो आपके दलाई लामा हैं उनका जो नाम है आपका तेनजिन गास्को है। ठीक है, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। अगला है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता गुरु अम्बू सिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं।
तो गुरु अम्बू सिंह, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी आपको आया था, परसों भी आया था। तो मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर है। इन सभी के बारे में आपको पहले ही दे दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं, ठीक है। बार बार डिस्कस करना भी अच्छी बात नहीं है, आप लोग खुद से भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगला है अमजद अली खां किस वाद्य से संबंधित है? तो अमजद अली खां आपके सरोदवादक हैं। इन सभी के बारे में भी, वाद्य से संबंधित कलाकारों के बारे में भी आपको दिया जा चुका है, बस जाइएगा टेलीग्राम पर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगला है भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच किसने खेला है? तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच आपका तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जी ने खेला है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आपका 463 वनडे खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शतक जो रिकॉर्ड आपका है ओवरऑल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करियर में ओवरऑल जो शतक है 100 शतकों का रिकॉर्ड है आपका सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। लेकिन याद रखिएगा जो ओडीआई में जो आपका सबसे ज़्यादा जो शतक है आपके विराट कोहली के नाम है। अभी हाल ही में विराट कोहली ने इनका 49 जो आपका इनका शतक था ओडीआई में, 150 शतक मार के इनका रिकॉर्ड है कि जो कि तोड़ दिया है, ठीक है। अगला है मोहिनीअट्टम। मोहिनी जो नाम है किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? जो मोहिनी जो नाम है, आपको नाम ऑप्शन से ही आपको क्लियर कर लेना है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका केरल का है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक आपका मोहिनीअट्टम, दूसरा आपका कथकली, ठीक है, ठीक। तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है आपका शब्द मोहिनी के नाम से ही बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था कि ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। अगला है हु वन द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2022? तो इसका राइट आंसर आपका शरद गरुड़ हर्षदा इसका राइट आंसर था, ठीक है। इंडिया के विजेता थे, 153 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने जीता है। अगला है चेकमेट, किस गेम्स का वर्ड है? चेकमेट की बात करेंगे तो चेकमेट आपका शतरंज से जुड़ा हुआ एक शब्द है, तो राइट आंसर आपका शतरंज होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से हुआ है? तो अभी हमने आपको बताया 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में इस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इसको भी याद रखना है। 11 मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है फायान किसके दरबार में रहता था? तो चीनी यात्री था फायान, आपको बता दें इसे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और 6 वर्षों तक भारत में रहा था। अगला है बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो याद रखिएगा बिलग्राम युद्ध को ही हम लोग कनौज युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बिलग्राम युद्ध है या कनौज युद्ध हुआ, दोनों सेम युद्ध है। ये जो युद्ध हुआ था आपका पहली बार तो हुआ था हुमायूं के बीच, हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है 1540 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए 1540 ईस्वी में होता है, इससे पहले आपका 1539 में भी एक युद्ध होता है, इन दोनों के बीच होता है चौसा का युद्ध, ठीक है। दोनों युद्ध में आपका जो शेर शाह रहता है वही विजेता बनता है, ठीक है, विजेता बनता है। तो आपका 1540 में जो आपका बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था उसमें विजेता आपका शेर शाह था और हुमायूं को शेर शाह ने ही हराया था। हुमायूं को हराया था, इसके बाद आपका हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद जो शेर शाह था शेर शाह आपका 1540 में ही आपका सूर्य साम्राज्य का स्थापना कर देता है मुगल समाज की जगह, ठीक है। सूर्य जो साम्राज्य है आपका 1540 से तकरीबन 15 साल तक चलता है, 1555 तक, ठीक है, 1555 तक से चलता है। 1555 में आपका फिर से हुमायूं आपका आता है और एक युद्ध करता है सरहिंद का युद्ध, ठीक है। सरहिंद का युद्ध में जो आपका सूर्य समाज का जो उत्तराधिकारी था यानी कि शेर शाह तो उस समय मर गया था, लेकिन सूर्य समाज का जो उस समय उत्तराधिकारी था उसको हराकर फिर से मुगल समाज का स्थापना कर देता है। अगला है रेलवे जोन का नवीनतम मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर शायद आपका विशाखापट्टनम में स्टूडेंट बता रहे थे, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रेलवे जोन आपके कौन कौन से है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आज देख रहे हैं कि फर्स्ट में पूछा गया, सेकंड में पूछा गया है। तो देखिए मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका मुंबई है, पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई है, उत्तर आपका दिल्ली है, पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है, चेन्नई का मुंबई है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है, पूर्व तट का आपका भुवनेश्वर है, उत्तर मध्य का आपका इलाहाबाद है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का गुवाहाटी है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है, दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर है, दक्षिण पूर्व का आपका कोलकाता है, दक्षिण पश्चिम का हुबली है, दक्षिण तटीय का विशाखापट्टनम है, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है, कोलकाता मेट्रो का आपका कोलकाता है, ठीक है। ये इसका PDF हम आपको भेज देंगे, वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका कि 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी परसेंटेज किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर बिहारी होगा। अगला है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था आपको मालूम होगा बम्बई में हुआ था, जैसे कि अब हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। उसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसके अलावा कांग्रेस का जो स्थापना है 1885 में होता है और पहला अधिवेशन भी आपका 1885 में ही होता है। ये आपका इसका स्थापना किया जाता है ए ह्यूम के द्वारा।
पहला जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता आपके करते हैं व्योमेश चंद्र मंडल जी। ये जो अधिवेशन है आपका होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, पहले पुणे में होना था लेकिन वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैल जाता है, उसके बाद आपका मुंबई में आयोजित होता है। अगला पूछा गया तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध आपका झारखंड में स्थित है, तो राइट आंसर झारखंड होगा। यह कोडरमा जिले में बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम के द्वारा निर्मित पहला बांध और जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। यह बांध 1200 फीट लंबा, 99 फीट ऊंचा और 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक सुंदर जलाशय के साथ साथ आदर्श परिवेश में स्थित है। अगला है किस राज्य में राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो राज्य की बात करेंगे और राज्यसभा की सीटें की, तो सबसे सर्वाधिक सीटें आपका उत्तर प्रदेश में है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा की भी जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की सीटें आपका वहाँ पर 80 है, राज्यसभा की सीटें आपका 31 है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपका 31 है, इसके बाद आपका बिहार में है 16 है, कर्नाटक में आपका 12 है, आंध्र प्रदेश में आपका 11 है, राजस्थान में आपका 10 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन बजट का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे और पूछा गया था कौन से आपके बजट का हिस्सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन में एक दिया गया था सर्किल बजट, ठीक है, सर्किल बजट इस प्रकार करके कोई दिया गया था। तो देखिए बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों के अंदर आता है, जिसमें एक आपका संतुलित बजट, अधिशेष बजट और आपका घाटा बजट। हालांकि आपका ऑप्शन में घाटे का बजट था, राजकोषीय बजट था, ठीक है, इस और राजकोषीय बजट था, एक आपका क्या था संतुलित बजट था, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन में आपका सर्किल बजट था, वो आपका बिल्कुल गलत आंसर था, ठीक है। इसके अलावा एक आपका वैश्वीकरण से भी प्रश्न आपको देखने को मिला था, हालांकि ये प्रश्न मिल नहीं पाया है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, कौन सा नृत्यकार या नर्तक है जो कि भारत के साथ साथ यूरोपीय शैली का भी नृत्यकार है, ठीक है। यह प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये मुझे मालूम नहीं है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो है आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।